अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A जो क्लास 8 की हम सॉल्व कर रहे थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 की हम एक्सरसाइज 1A जिसका टॉपिक था डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हुए 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक क्या है, कैसे रिलेट करता है रियल वर्ल्ड के साथ और हमने उसको कैसे मैथमेटिकली डिराइव करना है, कैसे के की वैल्यू क्या होती है, वो सब हम कॉन्सेप्ट वाइज पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो वो पहले वो वीडियो देख ले और फिर आपको ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप आगे मूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। एक रिव्यू सा ले लेते हैं बस सिंपल सा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक कोई चीज़ इंक्रीज़ तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली साथ उसके इंक्रीज़ कर जाती है, और जब एक कोई क्वांटिटी या कोई चीज़ डिक्रीज़ करती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी उसके साथ डिक्रीज़ कर जाती है। इसी का नाम था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैथमेटिकली लिखते हुए जब हम उसको चेंज करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है कि उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो फिर हम एक इक्वेशन बना पाते हैं जिसमें दो वेरिएबल या दो चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं। ये बताया क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y, कि अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड y इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू 20 दी गई है जब x 5 था, तो कहता है क्वेश्चन ये है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें x और y को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस अपने उस क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सबसे पहले क्या देखना है कि कौन से दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिए गए। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया x के, तो हम लिखेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैंने बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन चेंज होता है इक्वालिटी में तो साथ में एक कांस्टेंट आता है, उसे आप k कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब आपने k की वैल्यू फाइंड कहाँ से करनी होती है? जो आपको y और x की वैल्यूज़ दी जाती हैं। y की वैल्यू क्या दी हुई है आपको क्वेश्चन में 20, k आपने फाइंड करना है, x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 5। x की वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ की क्या हो जाती है डिवाइड। ये भी हम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि कैसे ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट चेंज होता है। 20 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। आप k फाइंड करने जा रहे हैं तो k की वैल्यू आ गई 20/5। जब इसकी कटिंग करेंगे आप, कटिंग आपकी 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो कटिंग करते हुए आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि आती है 4, और ये जो k की वैल्यू है ये कनेक्ट करवा देगी आपकी इक्वेशन को। तो जब आप लिखेंगे तो k इज़ इक्वल टू 4 लिखने की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपके पास k की वैल्यू है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, कि आप ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें आप x और y को आपस में कनेक्ट करें। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कभी भी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए उसमें कोई तीसरी चीज़ अननोन नहीं रहनी चाहिए। तो जब भी आप y और x को आपस में रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा y इज़ इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू विच इज़ 4 और साथ में आ जाएगा x। तो ये वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है जिसमें आपने y और x को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जिसमें आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 के। ओके सेकेंड पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि अभी जो आपको इक्वेशन आपने बनाई थी जिसमें आपने y और x को आपस में कनेक्ट किया था k की वैल्यू निकाल के, उस इक्वेशन को लिखते हुए y का ग्राफ बनाना है x के अगेंस्ट। तो मैं आपको ये भी कॉन्सेप्चुअली पूरा बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, उसमें x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, अगर बुक को लेने आपको क्वेश्चन के अंदर कोई खुद से वैल्यूज़ नहीं दी तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आएँ। अभी आप क्योंकि फर्स्ट पार्ट्स का करके आएँ तो आपको पता है कि y इज़ इक्वल टू 4x आपकी वो इक्वेशन है जो x और y को कनेक्ट कर रही है आपस में। सबसे पहले तो आप वो इक्वेशन लिख लें। अब वैसे तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यूज़ दे दी जाती हैं कि आप x और y को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उसके अगेंस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। अगर ना दी हो तो हम खुद लेट करते हैं कि x की वैल्यू को आप लेट कर लो, y का आंसर आ जाएगा और आप उसके हिसाब से चल सकते हो। तो हम लेट करते हैं, लेट x की कोई सी भी आप अपने पास 2 से 3 वैल्यूज़ लेट कर लें जो आपके माइंड में आती हैं। हम ऐसा करते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -2 ले लेते हैं, एक x की हम वैल्यू 0 ले लेते हैं और एक x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। x की 3 वैल्यूज़ के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ क्या होंगी? जब लेट किया है हमने कुछ तो देन फिर कुछ ना कुछ तो y में भी चेंज आएगा। जो फर्स्ट चेंज आएगा y के अंदर वो ये होगा कि जब y की आप वैल्यू फाइंड करोगे y इज़ इक्वल टू 4 इंटू x की जगह आप -2 पुट करो, 4 इंटू -2 क्या होता है 8, लिख लो 8। सेकंड वैल्यू का क्या डिफरेंस आएगा? जब x के ऊपर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y में क्या डिफरेंस आएगा? y वुड बी इक्वल टू 4
इनटू x की जगह 0, 4 zeros are 0, यानी जब x 0 तो y भी 0। थर्ड एंड लास्ट कि y की वैल्यू में क्या चेंज आएगा जब x को लास्ट टाइम फिर चेंज किया जाए। तो जो थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड वैल्यू y की आती है, ये खुद से हम इसलिए करेंगे बुक ने हमें कोई वैल्यूज़ दी नहीं थी। तो x y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे, सो y वुड बी इक्वल टू 4 2s are 8। सो ये तीन वैल्यूज़ आ गई। इन तीन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जब आप y का प्लॉट करने जाओगे ग्राफ तो क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपने ये वैल्यू याद रखनी है जो कि -8 आती है, 4 2s are -8, 4 zeros are 0 एंड 4 2s are 8। ये आपकी तीन वैल्यूज़ हैं, -8, 0 और 8। इसके अगेंस्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ओके, तो आपने x की जो तीन वैल्यूज़ खुद से लेट की, -2, 0 और 2, उसके अगेंस्ट y की भी तीन वैल्यूज़ आ गई, -8, 0 और 8। अब जब आप इसको प्लॉट करने लगे तो आपने अब चेक करना है कि आप x की वैल्यू को कहाँ ले रहे हैं और y की वैल्यू कहाँ आपके लिए ग्राफ पे एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले आप देखें x की वैल्यू आपने -2 लेट की थी, सो x की वैल्यू -2 कहाँ लाई करती है ग्राफ के ऊपर, ये रही -2। और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या आएगी, -8। -8 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ये पूरा हम कॉन्सेप्ट में इसको डिफाइन कर चुके हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे आपने ड्रॉ करना होता है। सो x की वैल्यू -2 से आप डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और डाउनवर्ड क्यों ड्रॉ करेंगे, इसलिए कि जो y की वैल्यू आ रही है के अगेंस्ट वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपने -8 से भी एक लाइन ड्रॉ की, और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को जब आप इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट आपको क्या दे देगा, वो पॉइंट आपको -8 की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये आपका बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको आप ड्रॉ करते हो। अगेन देखें, x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू 0 कहाँ है, जहाँ y की वैल्यू 0 है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपका मिड पॉइंट होता है, वहाँ y की वैल्यू भी क्या है, 0। तो सेकंड जो आपका जो पॉइंट बनता है वो कहाँ बनता है कि यहाँ पे आप एक यूँ क्रॉस लगा लें, जो आपको क्रॉस ये याद करवाता रहे कि ये आपका वो पॉइंट था। एक ये पॉइंट हुआ आपका, एक यहाँ एक क्रॉस लगा लें, ये भी आपको पॉइंट वो डॉट जो है वो फील करवाता रहेगा। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और थर्ड पॉइंट, क्योंकि आपने x की वैल्यूज़ 3 लेट की हैं तो पॉइंट्स भी 3 ही आएंगे ग्राफ के ऊपर आपके। कौन कौन सा पॉइंट है ज़रा अगेन देखें कि जब x की वैल्यू 2 आपने लेट की, ये रही x की वैल्यू 2, इसको आप यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लें लाइन। और ऊपर की तरफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट y की पॉजिटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ से आप 8 की वैल्यू को भी ड्रॉ कर लें। सो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये आपका वो थर्ड पॉइंट होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को जो आपने ड्रॉ किए हैं इनको आप आपस में मीट करेंगे, तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो कंप्लीट होता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x, कि हमने y और x का ग्राफ ड्रॉ किया। तो जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, आप देखें कि आपने इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो जाते हुए जब इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो आप ज़रा चेक करें कि वो ओरिजिन से होते हुए गुजरती है। और ये कॉन्सेप्ट में हमने बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा था कि जब भी दो चीज़ों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, उनका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो ओरिजिन से पास करेगा। सो वही देखा हमने। अब हमें उसने वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, हमने खुद से वैल्यू लेट की, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट वही था कि कनेक्टिंग इक्वेशन बनती है आपकी, के की वैल्यू आती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आपने चेक किया कि आपका ग्राफ भी क्या बनता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो ओरिजिन से पास करती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। So question number 7 is if z is directly proportional to y and z is equal to 48 when y is equal to 6। अगेन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का क्वेश्चन है। हमने अपने वे में जैसे उसको हम स्टार्ट करते रहे, हम स्टार्ट करेंगे अगेन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या होता है आपका कि कौन से दो नंबर्स या कौन से वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या कौन से वो लिंक बना रहे हैं। तो z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा इक्वालिटी आएगी और साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बिकॉज कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। सो z की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 48, वो लिख लें आप, इज इक्वल टू k एज इट इज़, बिकॉज उसे आप फाइंड करने जा रहे हैं। और y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 6, उसको आप लिख लें ब्रैकेट में। ओके, अगेन वही कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू k। अब कटिंग होती है, 6 के टेबल से कटिंग हो सकती है, तो आप कटिंग करें। 6 1s are 6, 6 8s are 48। तो आपके पास k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 8। तो 8 इज इक्वल टू k, ये आपके पास वो वैल्यू बनी जिसने z और y को आपस में कनेक्ट करवाना है, एंड दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 8y।
इस कनेक्टिंग इक्वेशन की बेस पे अब अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि अगेन बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना होगा z और y के दरमियान। अगेन आप चेक करते हैं कि अगर हमें वैल्यूज़ दी गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ना दी गई तो हमने किसकी वैल्यू लेट करनी है। ये हमेशा याद रखा करें कि जो आपका इक्वलिटी के राइट साइड पे है y, जैसे वहाँ पे x था तो उसकी वैल्यू आप लेट करेंगे और उसके अगेंस्ट z की वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद आएगी उसको पुट करने से, और जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ज़रा सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसमें हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो सेकंड पार्ट में वही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y z अगेंस्ट y, जिसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ग्राफ यहाँ पहले ही लिख दिया। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले वही बात कि हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ नहीं दी गई तो हम सोल्यूशन में जाके सबसे पहले तो आप लेट करोगे कि आपको जो इक्वेशन आपने बनाई थी z इज़ इक्वल टू 8y, वो आप लिख लें जो कनेक्टिंग इक्वेशन है। अब आप लेट करें, लेट किसकी वैल्यू करनी होती है आपको मैंने बताया अभी कि लेट आपको y करना होता है। अगेन जो मर्जी आप y लेट करेंगे आपके अपने ऑन पे वही क्वेश्चन बनेगा। हम इसको लेट सपोज हम करते हैं कि एक तो -1 कर लेते हैं, अगेन 0 कर लेते हैं और 1 कर लेते हैं। अब इसके अगेंस्ट देन जब आपने लेट किया तो फिर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली चेंज आएगा z के अंदर। वो चेंज क्या होगा, 1 बाय 1 चेक करते हैं। जब आप y की जगह -1 पुट करेंगे तो 8 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आंसर आएगा, ये z की एक वैल्यू है। देन z की जब वैल्यू आप पुट करेंगे 8 के साथ y को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 0s 0 आ जाएगा, और जो z की थर्ड वैल्यू होगी वो जब 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1s 8 आ जाएगा। यानी x की 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, y की 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, -1 0 1, और उसके अगेंस्ट z की भी आपके पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, -8 0 और 8। अब जब इसको आप ग्राफ की सूरत में प्लॉट करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मैं कलरिंग स्कीम ताकि आपको ये पेज थोड़ा वाइट क्लियर नज़र आए। अब आप देखें आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ जो है वो 5 और 5 हैं, आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे y को भी इंक्रीज़ करते हैं, हम y को अगर इंक्रीज़ करना चाहें, हम देखते हैं y को हम इंक्रीज़ कहाँ तक कर सकते हैं, 8 तक इंक्रीज़, बिकॉज हमारे पास वैल्यूज़ -8 to 8 जो है वो चेंज हो रही है। तो हम उसी हिसाब से इसको भी आप एक्स एक्सिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हमें चाहिए नहीं वैसे, लेकिन आपको पता हो कि आप एक्स एक्सिस को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। जब आप ड्रॉ करते हो ग्राफ को अपने पेज पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपको पता हो कि आप उसे अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली कैसे ड्रॉ करना है आपने, मतलब -8 है या 0 है या 8 है, या अगर कोई भी और वैल्यूज़ यहाँ हम लेट कर लेते हैं इसकी, तो आप इसका स्केल चेंज कर सकते हो, आपकी नंबरिंग बढ़ा सकते हो। सारी बातें हम कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। अगेन वही बात कि अब आपने क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू क्या थी, -1, यहाँ z की वैल्यू है, तो x और y एक्सिस तो यहाँ जरा लिखा आ रहा है। हम अपने ऑन पे यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो x एक्सिस जहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है हम इसको y का नाम दे देंगे, बिकॉज ये हमारे लिए अब y की वैल्यू प्लॉट करने के काम आएगा। और जो हमारा वैसे y एक्सिस होता है उसको अपना z एक्सिस कह देंगे, बिकॉज आपके पास वैल्यूज़ किसकी हैं, y और z की। ये काम आपने करना है जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो लाजमी नहीं है कि x एक्सिस और y एक्सिस ही रहेगा। जब भी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं तो आप ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे स्पीड का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, स्पीड का एक्सेलरेशन के साथ। ये फिजिक्स में भी होता है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ की। तो ग्राफ्स बेसिकली 2 या 3 क्वांटिटी के जब बनते हैं 2D या 3D के अंदर, तो वो 3 डिफरेंट चीज़ों को आपस में रिलेट करवाने के लिए होते हैं। डजेंट मैटर कि वो x है, डजेंट मैटर कि वो y है या वेरिएबल या नाम चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, y की कौन सी वैल्यू सबसे पहले, -1, और -1 y का कहाँ आएगा, ये रहा -1। इसको हमने इसकी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हमने डाउनवर्ड करनी है बिकॉज y की वैल्यू माइनस रखने से z की वैल्यू भी माइनस ही आती है। और क्या आती है, -8। वैल्यूज़ मैंने रखी इस तरह की हैं कि आपके यहाँ इजीली वो प्लॉट भी हो सकें और आपको वो क्वेश्चन समझ भी आ जाए। तो एग्जैक्ट उस प्लॉट के जो आपका पॉइंट होता है उसके ऊपर से आप लाइन ले गए ताकि आपके लाइन के ऊपर लाइन रहे और कोई आपकी डिस्टर्बेंस ना रहे। तो जैसे ही आपने पहला पॉइंट ड्रॉ कर दिया, आप थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पे क्रॉस लगा दें ताकि आपको वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो शो होता रहे कि ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपने प्लॉट किया है। नेक्स्ट आपके लिए क्या था कि जब y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जहाँ पिछले हमारे पार्ट के अंदर x की वैल्यू 0 थी वहाँ y की 0 होगी, यानी जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको आप ओरिजिन भी बताते हैं कि ये ओरिजिन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ये सेकंड पॉइंट हो गया। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, आपका थर्ड पॉइंट आपका है कि आप अगर y की जगह 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 किधर है, ये रहा y एक्सिस जिसको आपने x एक्सिस की जगह पे लिखा हुआ है। इससे आप एक अपवर्ड लाइन ड्रॉ कर लें। क्यों अपवर्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि y की वैल्यू 1 लेट करने से आपका z भी पॉजिटिव आता है, और वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 8। इसकी लाइन भी आप ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ से आपने अपना थर्ड पॉइंट भी ड्रॉ कर दिया, ये आपने यहाँ पे लाइन लगा दी। और यहाँ से जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने लगोगे तो आप चेक करोगे कि आपकी जो लाइन बनती है वो तीनों को
मिलाती है आपस में और ओरिजिन के अंदर से होती हुई गुजरती है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, वो ओरिजिन से पास करते हुए गुजरती है। सो क्वेश्चन 6 और 7 बिल्कुल एक तरह के थे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए, आपको वैल्यूज़, आपको एक इक्वेशन कनेक्टिंग बनाई गई और वैल्यूज़ खुद से लेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ये वैल्यूज़ लेट करने के आप कोई भी आप अपने ऑन से लेट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने -1 0 1 ही रखने या कोई भी, उसका ग्राफ हमेशा यही बनेगा और ऐसे ही ओरिजिन से पास भी करेगा। ये बात पता होना ज़रूरी है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द नेट फोर्स F न्यूटन्स। अब न्यूटन क्या है यहाँ पे? न्यूटन फोर्स का यूनिट है। needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass। mass क्या होता है? mass is the amount of quantity a body possesses, कि एक बॉडी कितनी क्वांटिटी ले रही है, कितना उसका वो एक स्पेस है, एक एरिया है। तो उस सेंस में mass और वेट का एक बहुत कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें बड़ी कंफ्यूजिंग बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। mass बिल्कुल अलग चीज़ है और वेट बिल्कुल अलग चीज़ है। वेट ड्यू टू ग्रेविटी होता है और mass का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में ये चीज़ आगे किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है जहाँ मैथ्स और वेट को वो आपको अलग से कुछ सॉल्व करने के बारे में कहे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक नेट फोर्स है जो हम लगा रहे हैं एक ब्लॉक को पुश करने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ये बात पढ़ाते हुए बताई थी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या जो रिलेशनशिप है ये रियल वर्ल्ड का कितना मेन कॉन्सेप्ट है। अभी आप अपने माइंड में कोई भी एक सिनेरियो अपने माइंड में लेट कर सकते हैं कि आपको कोई एक ब्लॉक है उसे पुश करना है। आप जब मूवमेंट करते हैं, कोई भी आपने कोई चीज़ एक दूसरे को लेके जानी है तो आप उसे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उसको मूव करने के लिए। तो ये बात कॉमन सेंस की आपको एक लगती है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मैस होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ बड़ी होगी, उतनी उसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी। ये हम सारी बातें वहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो रियल वर्ल्ड का वो कॉन्सेप्ट नज़र आता है आपको यूज़ होते हुए क्वेश्चन के अंदर कि अब रियल वर्ल्ड का वो कॉन्सेप्ट जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनता है तो वो मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आप देखते हो कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है और आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आपके लिए कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम को देख के कोई मुश्किल नहीं आपने समझना है इसको कि यहाँ मतलब पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई है, कुछ हो गया है। जस्ट ये है कि वो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है, उसका क्वेश्चन बना दिया। आपके लिए दो चीज़ें ही मैटर करती हैं। क्या? एक चीज़ है फोर्स, एक चीज़ है मैस। फोर्स को कैपिटल F से डिनोट किया, मैस को स्मॉल m से डिनोट किया। आपने उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फर्स्ट पार्ट जो आपका है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग F एंड M, उसके बारे में सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। आपके लिए क्वेश्चन वही रहता है। सो अगेन वही बात, जैसे हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करते रहे हम उस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे लिए वो दो चीज़ें मैटर करती हैं जिनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। हमने उनको लिखना है किस चीज़ के दरमियान है? फोर्स F के दरमियान एंड मैस स्मॉल m के दरमियान। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, कि जितना मैस ज़्यादा होगा इतनी आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जब आप इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं एक कांस्टेंट आता है जिसे आप k कहते हैं। अब आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। f की वैल्यू आपको दी हुई है 49, उसकी जगह आप 49 लिख लें, इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आप फाइंड करने जा रहे हैं, दैट्स एज इट इज़, और 5 m की जगह आपकी वैल्यू है 5, आप उसे लिखें। इक्वेशन 5k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 49 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू k। आप कैलकुलेटर का यूज़ आपको अलाउड है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिंपल जब डिवीजन करेंगे तो 5 8s are 40 पॉइंट आता है और 5 9 पॉइंट आपका जो 8 पॉइंट वैल्यू आ जाती है वो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल कि k इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप अगर सॉल्व करना चाहें तो k इज़ इक्वल टू 9.8 आपका आंसर आ जाएगा। 9.8 इज इक्वल टू k। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m, कि आप जब k की वैल्यू सॉल्व कर लो फाइंड तो आपने उस इक्वेशन को लिखना है वही जैसे सारे पार्ट्स हम इससे पहले करते रहे कि आप f इज़ इक्वल टू के एम लिखा था आपने, k की वैल्यू फाइंड की। तो f और m को आपस में क्या चीज़ मिलाएगी? f और m को आपस में ये जो 9.8 वैल्यू आई है ये आपके पास f इज़ इक्वल टू 9.8 m जो बनता है ये बेसिकली वो कनेक्टिंग इक्वेशन है जो f और m को आपस में रिलेट करवाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जो सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट वाइज की थी कि कितना रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है मैथमेटिक्स, कितनी वो सारी बातें हैं जो हम देखते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने इस क्वेश्चन के अंदर देख ली। मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, सो सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज इक्वल टू 14। अगेन वही आपके लिए तो वो क्वेश्चन जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1 के स्टार्ट में सॉल्व किया कि आपने कनेक्टिंग इक्वेशन अभी निकाली कि f इज इक्वल टू 9.8 m, ये कनेक्टिंग इक्वेशन है आपकी। अब आपसे कहा जा रहा है कि f की वैल्यू फाइंड करें व्हेन
m इज़ इक्वल टू 14, जब m की वैल्यू को चेंज करके वो 14 कर दे तो f आपका वही रहेगा, उसकी आपने फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू k की जगह 9.8 जो आप फाइंड कर चुके थे, ब्रैकेट में m की जगह m की वैल्यू पुट कर लें तो f इज़ इक्वल टू जब 9.8 मल्टीप्लाई बाई 14 होगा, यहाँ कैलकुलेटर में ऐड कर ले तो कैलकुलेटर के थ्रू आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। सो ये अगर कैलकुलेटर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें कि 14 मल्टीप्लाई 9.8 तो आपका आंसर आ जाता है 137.2। आप वो वैल्यू अपनी जो आंसर आया उसको लिख लें कि f इज़ इक्वल टू 137.2। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन में क्या बताया था उसने, ये आपने हमेशा याद रखना है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और वही आपकी वैल्यू या कंप्लीट आंसर तब बनता है जब आपसे जो चीज़ पूछी जाए उसे आप कंप्लीट लिखें 137.2 न्यूटन, क्योंकि उसने हमने जो वैल्यू दी थी शुरू में एफ़ की वो भी न्यूटन्स में ही दी थी और उसी को हमने लिखना भी था। ओके, ये तो सेकंड पार्ट था आपका। आपके लिए वो क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में देख के डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट वाइज वही है कि दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी, आपने वैल्यूज़ फाइंड की के की और उनको आपस में इंटरलिंक करके एफ़ की वैल्यू फाइंड कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो थर्ड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल टू 215.6। जब मैंने आपका कैलकुलेटर यहाँ पे मुझे चाहिए तो उसको मैंने ख़त्म नहीं किया कि आप इसको दोबारा अगेन यूज़ कर सकते हैं। अगेन वही कि f इज़ इक्वल टू 9.8 m, जो आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेटिंग इक्वेशन बना के आए हो वही आपके लिए चलेगी, बिकॉज ये रिलेशन बन गया। अब जितनी जितनी वैल्यूज़ आप चेंज करते हैं, ऐसे सीखना क्या है आपने कि इस क्वेश्चन के लिए या ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए आपने जब एक बार कनेक्शन बना लिया दो चीज़ों के दरमियान, अब आप किसी भी m और f की वैल्यू के लिए सेकेंड पार्ट को मतलब यूज़ कर सकते हो कि m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास फोर्स आती जाएगी, अगर आप फोर्स को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास मैथ आ जाएगा, कितनी फोर्स कितने मैथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये देखें किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए जब आप एक बार कोई कनेक्शन बना लेते हैं या एक बार इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। अब आपको f जो है वो आपको दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 215.6, आपको उसके अगेंस्ट m की वैल्यू फाइंड करनी है 215.6 व्हेन m इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के f की ये वैल्यू करें जब आपके पास m जो है वो क्वेश्चन मार्क हो, तो f की वैल्यू को यूज़ करें 215.6 इज़ इक्वल टू 9.8, m आप एज इट इज़ रहने दें, m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 215.6 डिवाइड बाय 9.8 और ये इक्वल किसके है m के, और जब कटिंग करेंगे आप डिवीजन करके चेक कर लें, ये 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 22। तो 22 क्या आएगा साथ में 22 kg, बिकॉज मैथ्स का यूनिट हमेशा kg होता है, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया आपको लास्ट पार्ट में कि जब भी आपसे कोई आंसर पूछा जाएगा आपने वो आंसर कंप्लीट लिखना है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब उसमें आई थिंक इसमें f और m का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कहा जाएगा कि जो आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, आपने f और m का कनेक्शन बना लिया, अब खुद से कोई अब देखते हैं बुक वाला हमें क्या देता है कि वैल्यू कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। तो सबसे पहले अगेन वही बात कि आपको सोल्यूशन के अंदर ये पता होना चाहिए कि आपने अभी अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखी कि f इज़ इक्वल टू 9.8 m, वो आपका वही है जो कनेक्टिंग इक्वेशन है। अब अगेन बुक वाले ने कोई आपको वैल्यूज़ नहीं दी तो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे किसकी वैल्यू, हमेशा राइट साइड वाले की वैल्यू लेट होती है कि लेट m इज़ इक्वल टू, हम कोई सी भी 2-3 वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं अपने पॉइंट, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। आप अगर इसकी m इज़ इक्वल टू 5 लेट कर लेते हैं, चले हम कोई ऐसी वैल्यू करते हैं जो आपने पहले इससे नहीं की ताकि थोड़ी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करें, आपको पता हो कि आपने कैसे चेंज करना है अगर ग्राफ कुछ बड़े नंबर्स का आ जाए। लेट करते हैं m 5 है और लेट करते हैं कि m जो है वो 0 है, मैंने लेट अगेन लिख दिया है। अब आप f की वैल्यू जब लेट करेंगे इसके अगेंस्ट आपकी वैल्यू क्या आएगी, f की 9.8 इंटू 5, सिमिलरली इसकी आपकी वैल्यू आएगी f इज़ इक्वल टू 9.8 इंटू 0, दो अलग वैल्यूज़ हैं, हम ऐसे इस बार ऐसे लिख लेते हैं कि f इज़ इक्वल टू जब भी 9.85 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अभी पीछे आपने वैसे ये क्वेश्चन किया था, और f इज़ इक्वल टू जब 9.80 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 0, 5 9s are 45। अभी आप पीछे करके चेक कर चुके हैं, अभी आपको जो उसमें वैल्यू दी हुई थी वहीं से हमने निकाला था, इसलिए मैंने इसको 9.8 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका आंसर आता है 49। कैसे कि 9 5s are 45, 9 8s are 40, 4 ऐड कर लेते हैं, 0 और 49 ऐसा नंबर है जिसकी आप वैल्यूज़ अब आप प्लॉट करने लगे हो। अब आपके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ ऐड कर लो, ग्राफ आप पहले देख लो x एक्सिस और y एक्सिस वाला।
ओके, सो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है यहाँ से कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो देख लें। सबसे पहले कि f की वैल्यू 0 आती है जब m की वैल्यू 0 है। तो m की वैल्यू 0 कहाँ लाई करती है वो चेक करें ज़रा। m की वैल्यू 0 है, इसको आप x एक्सिस को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था, इसको अपने माइंड में m लेट कर लें आप, और ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल F। जो जो दो चीज़ें जो रिलेट कर रही हैं आपस में वो चेंज होती हैं। आपका x एक्सिस और y एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं उसी के साथ ही। और जिसको आपने खुद सेलेक्ट किया होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, और जिसकी वैल्यू आती है वो हमेशा वर्टिकली प्लॉट होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, जब m 0 होगा तो f 0 होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि आपका जो पॉइंट ड्रॉ होगा फिर वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर होता है कि m भी 0 है, f भी 0 है। ये तो हम हर क्वेश्चन में लेते इसलिए हैं कि ताकि जब लाइन ओरिजिन से पास करे तो हमें पता हो कि उनका रिलेशन जो बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनता है। सिमिलरली अब आपके पास m की वैल्यू 5 है, तो m की वैल्यू 5 है तो इसके अगेंस्ट ये रहा m की वैल्यू 5। अब ये प्लॉट कहाँ पे करेंगे हम, कहाँ जाके प्लॉट होगा हमारा ये प्लॉट, अपवर्ड करें या डाउनवर्ड करें ये डिपेंड करता है कि f की वैल्यू क्या आई है। f की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आपका जो m भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड। अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि f के साथ आप कैसे प्ले करेंगे कि f की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हैं। f की वैल्यू तो 1 2 3 4, तो जैसे मेरे पास तो यहाँ चले ऑप्शन है कि मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, जो जो मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा, ये देखें ये 4 का स्केलिंग पहले बिल्कुल जो स्केलिंग थी वो 1 के हिसाब से थी। अब जो मैंने चेंज किया तो ये 2 की स्केलिंग आ गई, 4 6 8 2 के मल्टीपल्स हैं, फिर 4 के मल्टीपल्स हैं, फिर 8 के मल्टीपल शुरू हो गए, फिर 10 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करते हुए, आप जैसे पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ गया आपका तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो उसको आप अपने हिसाब से स्केलिंग इसकी अप डाउन कर सकते हैं। ये आपको पता होना ज़रूरी था। ओके, अब हम देख लेते हैं हमें क्या सूटेबल है, हम उस हिसाब से चलते हैं। हमारे पास f की वैल्यू 49 है, तो हम यहाँ से एक अपने माइंड में राइट कर दें कि ये अगर 50 की वैल्यू है तो 49 के ही यहाँ लाई करेगा, उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। और m की वैल्यू तो 5 थी, उसको अब दोबारा ऊपर एक ड्रॉ कर लें लाइन। तो यहाँ से क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुए, ये पॉइंट आपका वो सेकंड पॉइंट बन गया जिसकी आप बात कर रहे थे। अगेन अगर आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हो, चेक करें इस पॉइंट को जो मेरा था, जब उसको मैंने इस पॉइंट से मिलाया तो जो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी थी कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन दो चीज़ों के दरमियान आएगा जो उसकी लाइन होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे m की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर लिया होता, जैसे -1 ले लें, तो f की वैल्यू -9.8 आती। वो 9.8 जब यहाँ आती तो वो भी आपका ओरिजिन के अंदर से ग्राफ पूरा ड्रॉ होता। तो ये वैल्यूज़ लेट करना आपके अपने ऊपर है। आप फॉर सिंप्लिसिटी आप दो वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि आप 3 वैल्यूज़ लेके ही जब तक लाइन ड्रॉ ना करें आपको क्लियर नहीं होता, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये बात को खुद पता होनी चाहिए। सो ये था वो ग्राफ जिसके बारे में हमें इस 4th पार्ट में फाइंड करने के लिए कहा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so question number 9, the pressure P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin when T is equal to 10, P is equal to 25। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है एक गैस कंटेनर है। अब ये सारी वही जो मैंने शुरू में आपको पहली दफ़ा बात की थी, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी से क्लियर होना शुरू हो। जब हम क्लास 8 की स्टार्टिंग की वीडियोस बना रहे हैं कि हर कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड का है, हर कॉन्सेप्ट की जो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन बनती है। एक गैस कंटेनर है, देखा होगा आपने, बड़ा नॉर्मल है, गाड़ियों के अंदर भी गैस CNG गैस लगी होती है, डिफरेंट घरों में भी गैस कंटेनर्स हैं आपके पास, जो फिज़िक्स की लैब्स होती हैं वहाँ पे भी है। तो उस गैस कंटेनर में एक गैस है, जो जो आप उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, क्या उसका इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप पूरा कॉन्सेप्ट है एक साइंस का, आप रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई होते हुए देखते हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बना दिया गया कि द प्रेशर P पास्कल्स, अब पास्कल्स यहाँ पे प्रेशर का जो है ना वो यूनिट है, ये पता होना चाहिए आपको, इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर T केल्विन। अब T टेम्परेचर का कैपिटल T उसको डिनोट करने का तरीका है और केल्विन उसका यूनिट है। ये भी आप साथ क्वेश्चन के साथ साथ सीखते जाया करें कि क्वेश्चन लिखने वाला कैसे लिख रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T। आपके लिए कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में जाना है। आपके पास दो चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मैटर करती हैं, कौन है, तो प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी, टेम्परेचर। तो आपने P और T को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी K आएगा अलॉन्ग विथ T। K की जब वैल्यू फाइंड करनी हो तो तब होती है जब हमें जो दो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको लेके चलते हैं। तो P की जगह 25 इज इक्वल टू K की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, T की वैल्यू आपने अभी सामने लिखी हुई है विच इज़ 10। यहाँ से जब चीज़ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो 25/10
इज़ इक्वल टू के, सिंपल डिवीजन है, आप कटिंग के थ्रू करें जैसे भी, तो आपके पास जो के की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 2.5। तो जो आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि P इज़ इक्वल टू के टी, के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, सो P इज़ इक्वल टू 2.5 टाइम्स टी, ये आपकी वो कनेक्टिंग इक्वेशन है। सो अगेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कि आपको डिफिकल्ट लगती है सॉल्व करने में मैथमेटिक्स में, कि वर्ड प्रॉब्लम जब आ जाती है तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहता है, जस्ट वो आपसे अब रियल वर्ल्ड की एक एप्लीकेशन चाहता है पूछना कि कैसे आप रिलेट करेंगे दो रियल वर्ल्ड की चीज़ों को। जब आप एक्स और वाई था तो आप बड़े सिंपली उसको प्ले कर रहे थे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, वैल्यूज फाइंड की, ग्राफ प्लॉट किया। अब आपकी इन वैल्यूज के अगेंस्ट वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन t इज इक्वल टू 24। अगेन सोल्यूशन लिखें। अभी आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें आपने निकाला कि p इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स t। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन जो वैल्यू दी हुई है आप उसके अगेंस्ट फाइंड करेंगे। क्या जा रहा है आपसे कि p की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है आपके लिए जब t इज इक्वल टू 24 था। ओके, अगेन p इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स इंटू टी, आप बड़ा सिंपली उसको लेके चल सकते हैं। टी की जगह आप 24 पुट करें, कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 24 2 टाइम्स का मतलब है 48 हो जाएगा, और 24 का जो हाफ होता है वो 12 होता है, तो 48 एंड आई थिंक इट वुड बी 60, और साथ में आप उसको लिख सकते हैं जो उसका यूनिट है पास्कल्स। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, p इज इक्वल टू 60। अगेन यूनिट लिखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको क्वेश्चन जो उसने गिवन था आप उसी के अकॉर्डिंग चलें। जो गिवन आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होती है आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है कि p की वैल्यू फाइंड करनी थी जब t 24 था, आपने सॉल्व की, एंड अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t व्हेन p इज इक्वल टू 12। आपके लिए क्वेश्चन वही है, वहाँ का वहाँ जो मैटर करता है, जो आपका कॉन्सेप्ट था कि आपने कनेक्टिंग इक्वेशन जो आपकी थी p इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स t, आपने वो कनेक्टिंग इक्वेशन लिखी। किस चीज़ की वैल्यू आपको चाहिए, अब आपका t क्वेश्चन मार्क है जब आपको p दिया गया है और p क्या दिया हुआ है आपको 12। अगेन आपको p की जगह 12 पुट करें, इज़ इक्वल टू 2.5 टाइम्स t, और आपको t यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि वेरिएबल और साथ को टर्म को लिखने में। तो जब 2.5 यहाँ आके 12 से डिवाइड होगा तो आपका वहाँ t की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहें तो मैं करवा देता हूँ साथ साथ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सो आप 12 को डिवाइड कर लें 2.5 पे, 12 डिवाइडेड बाय 2.5 गिव्स यू 4.8। तो जो आपकी t की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4.8। और 4.8 क्या होगा, यूनिट क्या है टेम्परेचर का, अभी आपने देखा था कि टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। सो t की वैल्यू जो आएगी वो 4.8 केल्विन आ जाएगी, और यहीं आपका ये वाला जो थर्ड पार्ट था ये कैलकुलेट आपने t की वैल्यू कर ली कि जब आपकी p को चेंज किया जाएगा तो आपके पास t की वैल्यू क्या आएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो फोर्थ पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p अगेंस्ट t। अब जैसे क्वेश्चन सारे ऐसे ही चल रहे हैं कि पहले आपको 2-3 पार्ट सॉल्व करते थे, फिर आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता था कि आपको वो रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको पढ़ाई गई थी वो भी आपका साथ साथ सॉल्व हो जाए। तो अगेन आपके लिए क्वेश्चन वही है कि सोल्यूशन जो कनेक्टिंग इक्वेशन थी वो आपको याद रहनी चाहिए, p इज़ इक्वल टू 2.5t जो आपने अभी k की वैल्यू फाइंड की थी। ओके, अब अगेन आपको कुछ वैल्यूज बुक वाला दे नहीं रहा है, इट मीन्स आप खुद से लेट कर सकते हैं, और लेट हमेशा किसकी वैल्यू करते हैं जो हमारे पास राइट साइड पे लिखा होता है, जैसे t है यहाँ पे, तो लेट करते हैं कैपिटल T की हम कोई भी 2 से 3 वैल्यूज लेट कर लेते हैं। एक हम नेगेटिव कर लेते हैं जिसको हम -2 कर लेते हैं, लेट सपोज, एक 0 कर लेते हैं, एक 2। ये खुद से आप चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस है, मैं बार बार ये आपको बता भी रहा हूँ साथ। जब आप लेट करेंगे तो देन क्या होगा, फिर आपकी p की वैल्यू में भी चेंज आएगा। p की जो पहली वैल्यू आएगी कि -2 इंटू 2.5, ये मैं टी की वैल्यू पहले लिख दी है, आप बाद में भी लिख सकते हैं, उससे डिफरेंस कोई नहीं आता, ये -5 ही आएगी। अगेन p की वैल्यू जब 2.5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है वो p 0 ही हो जाता है, और अगेन जब p 2.55 से होगा तो वो प्लस का 5 आ जाएगा। ये आपको अब सिंपल है, आई थिंक आप 3-4 बार कर चुके हैं, सो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी। 3 वैल्यूज़ आपके पास t की हैं और 3 ही वैल्यूज़ आपके पास p की आती हैं उसके अगेंस्ट। ग्राफ पे आके देख लें, आपके पास स्केलिंग बड़ी सिंपल है, 0 2 -2 5 सब कुछ लिखा हुआ है। सो आपने जस्ट क्या करना है, इसको प्लॉट करना शुरू कर देना है। सबसे पहला आपका पॉइंट है कि अगर -2 हो, t की वैल्यू -2, अब मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आपने करना क्या है कि आपकी जो भी चीज़ आपका जो टर्म चल रही है उसको यहाँ पे आप लिख लें। आप t को चेंज करने जा रहे हैं और y एक्सिस में आपको क्या चेंज होने जा रहा है, p चेंज होने जा रहा है। तो x और y से आपने t और p में चेंज कर लिया। t की वैल्यू -2 थी, -2 कहाँ t पे लाई करती है,
लेफ्ट साइड पे अब हमारे -2 पुट करने से p की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो हमने लाइन भी नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है, ये बात आपने बस हमेशा याद रखनी है। अब जब इसको ड्रॉ किया तो p की वैल्यू क्या आई थी, -5, उसको ड्रॉ कर लें। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ये क्या आपको पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट को अपने पास आप ड्रॉ कर लें, चाहे क्रॉस के थ्रू कर लें, चाहे आप एक डॉट के थ्रू कर लें, जो आपको ज़्यादा ईजी वे लगता है। जब t की वैल्यू 0 तो p की वैल्यू 0, ये आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है। ये मैं बार बार इसलिए होता है कि आपको ये पॉइंट ओरिजिन का क्लियर रहे। जब आपकी t की वैल्यू 2 है तो आप एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 5 की लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आप एक क्रॉस लगा लें। अब जब आप इन तीनों लाइंस को आपस में मिलाते हैं तो आप चेक करेंगे कि आपका वही कॉन्सेप्ट जो आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो चीज़ें, चाहे वो प्रेशर और टेम्परेचर है, चाहे वो फोर्स और मैस है, चाहे वो कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट उठा के देख लें, आप कोई एक्स और वाई वेरिएबल लेट करके देख लें, तो उनका जो हमेशा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। सो आई थिंक बड़ा ईजी हो गया। अगर आपको ये बार बार कोई चीज़ सुनने में लग रही है कि ओरिजिन क्या होता है, तो आप लाजमी वो जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो साथ देख लें। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 उसकी तरफ। Okay, question number 10, the amount of voltage V volts, again V is for representing voltage, volts उसका unit है, needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R, ओहम्स रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ओहम्स उसका यूनिट है। व्हेन R, अगेन वही सारी बातें कि ये रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। आपका तरीका वही है कि आपने सोल्यूशन लिखना है, दो क्वांटिटीज़ आपस में रिलेट करती हैं, कौन कौन, वोल्टेज है जिसको आप कैपिटल V से लिखते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोई चीज़ रेजिस्ट करे। जब आप करंट जब पास करते हो किसी चीज़ से तो उसके अंदर ऐसी रेजिस्टर्स वायर्स लगी होती हैं, जैसे ये जो आपकी वायर्स गुजरती हैं जब जो ट्रांसफार्मर के साथ से, उनके अंदर भी और हर चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस रखी जाती है। करंट को जब फ्लो करने से वो उसको रोकती है, जब कोई अगर कोई ऐसी इशू ऐसा आता है तो। ओके, आपका काम क्या है कि आपने इसको सॉल्व करना है, आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज करना है इक्वलिटी के अंदर। अगेन वही बात जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगेन साथ बता देता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और आप देख भी रहे हैं कि वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रहे हैं सारे, चाहे वो वोल्ट्स के फॉर्म में हो, फोर्स की फॉर्म में हो, किसी भी। के की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, जब आपको वैल्यू पता होती है। वी की वैल्यू आपको 9 गिवन है, के आप फाइंड करने जा रहे हैं, आर आपका 6 है, उसको आप ब्रैकेट में लिख ताकि आपको कॉन्सेप्ट वो स्ट्रॉन्ग रहे। 9 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के, डिवाइड करेंगे इसको तो 6 1 ज़ार 6 वहाँ पॉइंट में जाता है और 6.5 आई थिंक सो आंसर आ जाएगा, 1.5 सॉरी, 6 1 ज़ार 6 आता है, वहाँ से 30 जब पॉइंट लेके बनता है तो 1.5 वो के की वैल्यू आएगी। जब इसको आप इसको आपने आपसे क्वेश्चन क्या था कि V और R की कनेक्टिंग इक्वेशन बनाओ। सो V इज़ इक्वल टू के की जगह जो आपने उसकी वैल्यू फाइंड की दैट इज़ 1.5 और साथ में के। थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है, इसको अगेन लिख लेते हैं। V इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है 1.5 जो कि के की वैल्यू है आपकी, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है वो जो आपका वेरिएबल है दैट इज़ R। सो ये वो कनेक्टिंग इक्वेशन है जो आपने बना ली, जो V आपको आपस में कनेक्ट करती है। V इज़ इक्वल टू 1.5 R। अब इसका देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन R इज इक्वल टू 15। आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको R की वैल्यू दी हुई है। आपके लिए कॉन्सेप्ट वही है कि आप लिखें सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, कनेक्टिंग इक्वेशन। जो अभी आपने V की कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई है, और क्या बनाई है कि V इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R। अब आपको V फाइंड करना है और R की वैल्यू आपको गिवन है, तो V फाइंड करने के लिए V इज इक्वल टू 1.5 जो कि K की वैल्यू है, इनटू ब्रैकेट में आप R की वैल्यू लिख लें। R की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 15। जब 1.5 15 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले आप ये मेंटल मैथ थोड़ा सी होती है, इसको आप ट्राई किया करें करने की। 15 1 ज़ार 15 और साथ में आपको 0.5 यानी 0.5 का मतलब ये कि 15 का हाफ, 15 का हाफ क्या होता है 7.5। तो 15 जो आपने किया था उसमें 7.5 ऐड कर लें। ये मेंटल मैथ थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरीका होता है कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन शुरू करें तो ये आ जाएगा 22.5 और साथ में आप लिख दें V का यूनिट जो कि क्या होता है, अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, V का यूनिट होता है वोल्ट्स। तो आपने ये जो आंसर फाइंड किया, ये आपने V की वैल्यू फाइंड की जो 22.5 वोल्ट्स आती है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो इस पार्ट में क्या है कि आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आपको V की वैल्यू दी हुई है। अगेन आपके लिए वही है कि सबसे पहले आप क्या लिखें, कनेक्टिंग इक्वेशन। वो क्या थी, V इज इक्वल टू 1.5
जो कि K की वैल्यू थी आपकी, और साथ में क्या आ जाएगा R, जो कि क्या थी, रेजिस्टेंस। अब आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क अब किसके ऊपर है, आपका R के ऊपर है, और आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है। V की वैल्यू क्या दी हुई है, 15 इज इक्वल टू 1.5 एज इट इज़, जो कि K की वैल्यू है जो आपको कनेक्ट करती है V और R को, और साथ में आप क्या लिख रहे हैं, R को आप लिख रहे हैं ब्रैकेट में, बिकॉज R आपके लिए अननोन है। 1.5 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ लगे 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू R। अब 1.5 और 15 का बड़ा इजी है, पॉइंट ख़त्म करेंगे, 10 आएगा, 15 1 तो बड़ा सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, 10 आपका R का आंसर है। और 10 क्या है, यूनिट क्या था R का, दैट इज़ ओहम्स। ओम्स क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट। सो ये वो R का आंसर है जिसको आपको फाइंड करने के लिए उसने कहा था। तो थर्ड पार्ट भी आपने कर लिया। जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में आपको कहता था ग्राफ बनाने के लिए, तो फोर्थ पार्ट में उसने होप्स हो के यही कहा होगा कि ग्राफ बनाएं आप R और V के दरमियान, कि उनका ग्राफ कैसा बनता है। सो क्वेश्चन 9 का 10 का फोर्थ पार्ट हम करते हैं। सो वही जैसे मैंने बताया, फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि V और R का आप ग्राफ ड्रॉ करें। आपके लिए क्वेश्चन वही है, सोल्यूशन। सबसे पहले आप वो कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे। अब बुक वाला आपको खुद से कोई वैल्यू दे नहीं रहा, तो आपको वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। V इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R। अब आप किसकी वैल्यू लेट करते हैं, हमेशा R की वैल्यू लेट करते हैं, तो लेट करें R की वैल्यू क्या होगी, R वुड बी इक्वल टू, कोई सी वैल्यू लेट कर सकते हैं अपने माइंड में। अभी तक जितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ चुका होगा कि ग्राफ बेसिकली किस लिए होता है। ग्राफ बेसिकली वो ग्राफिकल जो दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। हम R को 0 लेट कर लेते हैं और साथ में 2 कर लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब आपको लेट करेंगे तो ऑब्वियसली V में चेंज आएगा, और V में चेंज क्या आएगा कि R के 0 होने से V एक तो 0 हो जाएगा पहली वैल्यू, और सेकेंडली V के 2 होने से, यानी 1.5 इंटू R की वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख लें 2, तो 1.5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आता है 3, यानी आपके पास R की और V की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो वह बताया था मैंने कि जब आपके पास जो एक्स एक्सिस होता है वो बेसिकली आपका डिनोट करता है जिसको आप लेट कर रहे होते हो, और जिसकी वैल्यू आ रही होती है वो आपका V एक्सिस होता है। बड़ा सिंपल है कि आपके पास R की वैल्यू 0 थी, तो R की वैल्यू 0 होगी तो V की वैल्यू भी 0 आएगी। वो प्लॉट कहाँ पे होगा, वो अपने पास आप एक डॉट की फॉर्म में या आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख सकते हो। डॉट लगा लो तब भी ठीक है कि आपके पास एक ऐसा डॉट लगाओ जो आपको वो पॉइंट डिनोट कर दे, या क्रॉस लगा लो, मर्जी है। मैंने अभी वहाँ पे डॉट लगा दी है, मैंने पहले क्वेश्चंस में क्रॉस लगाया था ताकि आपको सब क्लियर हो कि क्या चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। कोई एक चीज़ फिक्स नहीं होती किसी भी काम के लिए। ओके, सेकंड है, अगर आपके पास R की वैल्यू 2 हो, तो R की वैल्यू 2 होने से आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा कि आप इसको लाइन ड्रॉ करो। अब 2 की वैल्यू है तो लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, अपवर्ड, बिकॉज क्यों कि आपकी V पॉजिटिव होने से, R पॉजिटिव होने से जो V का आंसर है वो पॉजिटिव आया था। तो 3 की भी लाइन ड्रॉ करो, 3 को एग्जैक्ट 3 के ग्राफ के ऊपर से जब लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है, यहाँ भी आप डॉट ड्रॉ कर दें। वो डॉट आपको क्या बता रहा है, जैसे पहले आपको क्रॉस बता था कि ये आपका वो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है। अब क्या करना है, अब आप एक लाइन को मूव करवा दें इन दोनों के दरमियान से। वो लाइन क्या होगी आपकी, वो आपको बताएगी कि इनका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनका रिलेशन है या नहीं। और आप देखेंगे आपकी जो स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, दैट शोज़ कि आपका V और R का जो ग्राफ था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ओरिजिन से गुजरती है। सो यहाँ आके आपका ये क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट होता है, इसका आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसमें आपसे क्या पूछा गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द टोटल मंथली इनकम $D ऑफ अ सेलमैन हु सेल टायर कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी ऑफ $600 एंड अ वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पहले ये समझ लें जो पढ़ा अभी तक हमने कि द टोटल मंथली इनकम, के एक सेलमैन है उसकी जो मंथली इनकम है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस किस पे, बेसिक सैलरी जिसकी वो बात कर रहा है, और सेकेंडली उसकी नंबर ऑफ जो वेरिएबल अमाउंट है। वेरिएबल अमाउंट किस पर डिपेंड करती है कि उसने कितने नंबर ऑफ टायर्स जो हैं वो सेल किए हैं। ये चार चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव्स $8। अब यहाँ पे उसने आपको एक और चीज़ बता दी कि जितने भी वो टायर सेल करेगा उसको क्या मिलेगा, $8 हर टायर का मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो बनता है वो ये बनता है कि इफ़ द सेलमैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। सबसे पहले आप आ जाएं सोल्यूशन के अंदर कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। एक है उसकी बेसिक सैलरी जिसको आप लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में B.S, और ये है $600। ओके,
नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी एक वेरिएबल अमाउंट है जो वेरी करती है। वेरी किस पे करेगी कि उसको कितने उसने टायर सेल किए हैं, मतलब ये उसका बोनस है एक तरह से कि जितने वो टायर सेल करेगा इतनी उसकी अमाउंट है। तो वेरिएबल अमाउंट $8 है पर टायर, एक टायर की $8 है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर वो 95 टायर्स जो है वो सेल करता है तो क्या हो जाएगा, $8 को आपको 95 से क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसको आपको बेसिक सैलरी से ऐड करना होगा। कैलकुलेटर यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम। ओके, सो $8 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 95 टायर्स के साथ तो जो हमारी अमाउंट आई वो आई $760, यानी ये उसकी वो वेरिएबल अमाउंट है, ये वो है जो उसको बोनस के तौर पे मिलेगी पर टायर सेल करने से। तो बेसिक सैलरी जो उसकी फिक्स्ड है, जो उसको मिलनी ही मिलनी है, और ये उसकी वेरिएबल अमाउंट है। इसको मैं V.A से लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजिंग ना हो कि ये कौन सी अमाउंट है और ये कौन सी। अब जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था कि इफ़ द सेलमैन सेल्स 95 टायर्स, टोटल मंथली इनकम उसकी फाइंड करनी थी हमने। तो टोटल के लिए मैं कैपिटल का वर्ड यूज करता हूं। टोटल इनकम किस चीज के इक्वल हो जाएगी उसकी, कि बेसिक सैलरी प्लस बोनस। तो $600 प्लस $760 ऐड कर लें, 760 लिखा हुआ कैलकुलेटर के ऊपर, जस्ट इसमें आप 600 ऐड कर लें, सिंपल एडिशन है जो कि आ जाएगा $1360। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो टॉपिक बढ़ता है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का, उसमें ये क्वेश्चन आने का क्या मतलब हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, लाजमी इसको वो रिलेट करेगा। है तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कि आप एक बंदे ने उसकी इनकम को जो है ना वो चेक करने जाएगा कि कैसे ये डिपेंड करती है, कैसे रिलेशन बनाती है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें ज़रा इसका क्या पूछा है उसने। ओके, सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ द सेल्समैन मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज $1680 कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स इन दैट मंथ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप बताएं उसने कितने टायर सेल किए, लेकिन उससे पहले कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, सोल्यूशन क्या है कि एक सेलमैन को जो मंथली इनकम मिली है वो मिली है $1680। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसकी एक बेसिक सैलरी थी जो कि बिल्कुल भी इस बात पर डिपेंड नहीं करती थी कि उसने टायर कितने सेल किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें से जो बेसिक सैलरी उसकी है वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज वो हमारे इस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करती। हम ये चेक करने जा रहे हैं कि उसने कितने टायर सेल किए एक मंथ में। तो उसकी कितनी बेसिक सैलरी थी, दैट वुड बी $600। तो जब आप ये माइनस कर देंगे किससे, $1680 जो उसको एक मंथली सैलरी मिली है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑब्वियसली 600 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा $1080। ये उसकी वो मंथली इनकम है जो डिपेंड करती है टायर की जो उसने सेलिंग की है उसके साथ। अब हमें फर्स्ट पार्ट से ये पता था कि उसको एक टायर सेल करने के कितने डॉलर मिल रहे हैं। फॉर 1 टायर, हम साथ लिख भी लेते हैं, फॉर 1 टायर उसकी जो फिक्स अमाउंट रखी हुई थी एक उसकी टायर के ऊपर वो था $8। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो गया कि जब हम नंबर ऑफ टायर्स फाइंड करने जाएंगे तो जो उसकी मंथली इनकम उसको बोनस के तौर पे मिली है, जो हमने बेसिक सैलरी माइनस करने के बाद हमें मिली है, वो मिली है $1080। यानी ये टोटली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टायर्स के ऊपर, और एक टायर की जो उसकी अमाउंट है वो $8 है। तो कटिंग बड़ी सिंपल है, आप कर सकते हो, डॉलर से कैंसिल। अब इसकी कटिंग करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, जैसे भी आपको ईजी लगता है। ऐसे तो ये कैलकुलेटर लाने से बेहतर कि आप 1080 को सिंपली 8 से डिवाइड कर लें। 8 1s are 8, 2 और 28, 8 3s are 24 और 4 आता है, 4 नीचे और 0, 8 5s are 40। सो 135 वुड बी योर नंबर ऑफ टायर्स, जो उसका आंसर है। आप उसको भी अपने पास लिख सकते हैं। सो 135 इज़ द आंसर। कैलकुलेशन बड़ी इजी है, मैथमेटिकली आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ ना भी करें तो। ओके, सो ये था कि सेलमैन की जो मंथली इनकम थी हमने चेक किया बेसिक सैलरी को माइनस करके कि कैसे वो डिपेंडेंट है टायर के ऊपर और कितने नंबर ऑफ टायर उसने सेल किए थे इस मंथ के ऊपर, उसकी जिस सैलरी को देखते हुए। मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, सो थर्ड पार्ट क्या है, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग D एंड N वेयर N इज द नंबर ऑफ टायर्स द सेलमैन सेल्स इन अ मंथ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। पहले आपको फार्मूला बनाने के लिए दे रहे थे, फिर आप एक दूसरे की वैल्यू करते थे फाइंड। अब यहाँ पे ऑपोजिट फॉर्म में आप लेके आ रहे हो, पहले आपको चीज़ें बताइए, वो फार्मूला बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या फार्मूला है आपके पास, क्वेश्चन देखें। सबसे पहले क्या शुरू होता है, सोल्यूशन लिखा आपने। सबसे पहले ये है कि कनेक्टिंग D एंड N। D क्या है, टोटल उसकी इनकम है। टोटल इनकम किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टोटल इनकम D जो है वो डिपेंड करती है एक तो नंबर ऑफ टायर्स पे, उसने कितने सेल किए थे, और जिसको हमने कहा था कि वेरिएबल अमाउंट V.A प्लस
किस पे डिपेंड करती है, बेसिक सैलरी जो कि उसकी थी $600। सो ये है उसकी वो $D जो टोटल उसकी इनकम थी। अब हम दो चीज़ें देख लेते हैं। कहता है डी का फॉर्मूला बनाएं एन के साथ, जबकि एन क्या है, नंबर ऑफ टायर्स जो कि सेलमैन सेल करता है। तो वेरिएबल अमाउंट पहले फाइंड करते हैं कि V.A किस पे डिपेंडेंट है, V.A टायर्स पे डिपेंडेंट है, और वो कहता है नंबर ऑफ टायर्स को आप n कह दें, तो n जो है नंबर ऑफ टायर्स, वो उसे कितना देंगे फ़ायदा सेलमैन को, वो उसे हर टायर जो है वो $8 का जो है वो बेनिफिट देगा। तो $8 जब n से मल्टीप्लाई हुआ, यू नो कि डॉलर जो है वो एक सिंबल है और 8n को आप ऐसे नंबर और वेरिएबल को एक साथ लिख सकते हो। तो दैट इज़ योर V.A विच इज़ वेरिएबल अमाउंट। और बेसिक सैलरी ये तो आपको बिल्कुल याद है कि $600 वो बेसिक सैलरी थी जो उसने जो उसको मिलती थी हर मंथ की। तो $D जो है या जिसका जो आप फार्मूला बनाने जा रहे हो वो बेसिकली डिपेंड करता है $8n पे प्लस $600। अगर आप डॉलर का सिंबल तीनों दफ़ा आ रहा है, डॉलर को आप ना भी लिखें तो जो सिंपली फार्मूला बनेगा वो बनेगा D इज़ इक्वल टू 8n प्लस 600। ये वो फार्मूला है जिसको बनाने के लिए कहा गया है। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन है कि हर मंथ सेलमैन को ये सैलरी मिलनी है। अगर उसे पता हो कि n की वैल्यू क्या है, यानी उसने कितने टायर सेल किए हैं, तो वो खुद ही अपने वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे इस मंथ इतने पैसे मिलेंगे और ये मेरी मंथली इनकम है। सो ये था आपका थर्ड पार्ट। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है। ओके, सो फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन, इज डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। अब उसने कोई क्वेश्चन में आपको इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिंक क्या है, डी क्या है, एन क्या, तो सब कुछ बता दिया उसने आपको। कहीं उसने कोई हिंट नहीं आपको दी कि इसका रिलेशन क्या बनेगा आपस में। अब देखें, जो मैं बार बार आपसे कहा करता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे किसी क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है बगैर कोई कॉन्सेप्ट आपको उससे पहले बताए हुए। तो हम जरा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्या इससे पहले करते थे हम, जब भी हम ग्राफ के बारे में आते थे कि जो हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई होती थी कि जो दो वेरिएबल्स को, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करती थी, उसको लिख के फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अभी हमने थर्ड पार्ट में क्या देखा, जो उसने फार्मूला हमसे बनवाया कि आपके पास अगर डी जो है वो टोटल इनकम हो और आपके पास एन जो है वो नंबर ऑफ टायर्स हों, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमने देखा था कि डी जो है वो $8n यानी 8n जो आपके पास 8 अमाउंट है, n आपके पास नंबर ऑफ टायर्स हैं, प्लस 600 वो बेसिक सैलरी है जो आपको उसने फिक्स रखी हुई है, जो उसको मिलनी है। ये वो कनेक्टिंग इक्वेशन है। कहीं उसने बात नहीं की इससे पहले, लेकिन हमें पता है कि ये कनेक्ट कर रही है किस को, अमाउंट को टायर्स के साथ, तो वो हमने लिख ली। अब सिंपल क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में ग्राफ के लिए कहा जाता है तो हम खुद से लेट करते हैं। हमेशा मैंने क्या बताया आपको, लेट करनी होती है राइट साइड की वैल्यू। तो एन को आप दो चीज़ें लेट कर लो। एक तो ये करो कि उसने कोई टायर सेल ही नहीं किया, 0 टायर्स हैं उसके, और एक ये है उसने 1 टायर सेल किया। तो अब उसको कितनी अमाउंट मिलेगी ये हम देख लेते हैं। जब n 0 होगा तो d क्या होगा, फॉर लिख लेते हैं साथ साथ n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए d पे क्या फर्क पड़ेगा, d का मतलब है 8n की जगह 0 प्लस 600, तो 8 zeros are 0 हो जाता है। 0 प्लस 600 कितना आ जाएगा, 600, यानी जो d की फर्स्ट वैल्यू है वो 600 है। जब आपने कोई टायर सेल नहीं किया फिर भी आपको ये अमाउंट मिलनी है। एंड फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n आपने एक टायर सेल किया हो तो फिर आपके लिए d क्या होगा, फिर आपके लिए d है कि 8 इंटू 1 प्लस 600, 8 1s are 8 होता है, और प्लस 600 दैट वुड बी इक्वल टू 600 $8 ये आपको अमाउंट मिलेगी अगर आपने एक टायर सेल किया तो। अब जब इसको हम डिपेंड करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी स्केलिंग को चेंज करना होगा। बिकॉज जब अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या किया, आपने इसको जो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एन और डी जिनको प्लॉट करने जा रहे हो, वैसे तो ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस में, लेकिन अपने क्वेश्चन को देखते हुए, अपने जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको देखते हुए आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एन, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल डी। तो कैपिटल डी और एन के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको ड्रॉ करते हुए, अब एन जो है वो तो सिंपल है, हमारे पास 0 भी है 1 भी है। चेंजेस किस में चाहिए, हमें डी में चाहिए कि डी में आपके पास नंबर ऑफ 1 2 3 था, वो हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें किस में फॉर्म में चाहिए, हमें इसको इंक्रीज करना। तो इसको इंक्रीज करते हैं, ये 40 50 100 की लाइन है, 250 इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं 100 तक। इसको हम यहाँ से अगर इंक्रीज़ करें, और क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं तो हम यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू हमारे पास नहीं है। हम इसको ज़रा अगर थोड़ा प्लेसिंग कर लें नीचे की तरफ और इसको इंक्रीज़ कर लें तो हमारे पास ये नंबर्स आगे के पास जितना भी आगे हम इसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन पे बड़े फोकस के साथ। सबसे पहले आपने क्या किया, n की वैल्यू 0 थी, ये रहा n की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि पहला आपका पॉइंट ये है।
लेकिन जब n 0 है तो d क्या आया था आपका 600। d कहाँ है, ये है आपका, यानी जो आपका पहला पॉइंट बनेगा n के 0 होते हुए d की वैल्यू ये है। सो ये आपका वो फर्स्ट पॉइंट है जब आपने ये चीज़ प्लॉट की कि n 0 है और d 600 है, ये पहला पॉइंट हो गया। देन n की वैल्यू 1 है, 1 कहाँ पे आती है, 1 के लिए आप 1 की लाइन ड्रॉ करें ज़रा, ये रही 1, इसको ऊपर की तरफ ले जाएं स्ट्रेट। जब इसको आप स्ट्रेट लेके जाएंगे, अगेन ड्रॉ कर लें इसको पहले तो, ओके जब आप 1 से इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि आप जब n को आपने 1 रखा था तो d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू 608 आई थी। ये अगर 600 हो तो 608 के ही यहाँ पे लाई करेगा, वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें अपने पास। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे चेक करेंगे कि आपका सेकंड पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है। अब जब आप इन दो को एक लाइन के साथ मीट करना चाहेंगे, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट होती है तो यहाँ से गुजरती हुई जाती है, तो आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे जो आपका, जो मैंने आपको इससे जो पहली वीडियो थी हमारी उसके शुरू में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, कैसे वो ग्राफ हमें कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और क्या होता क्या है एक्चुअली ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की दो चीज़ों के लिए, वो कैसे पास करती है ओरिजिन से, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो लाजमी आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। यहाँ खाली मैं इतना बता देता हूँ आपको, जो चीज़ आपको क्लियर भी कर देगी बात को, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से होता हुआ गुजरता है, लेकिन जब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसके मैथमेटिकल फार्मूला को देखने के बाद जो वैल्यूज़ देखी तो एक स्ट्रेट लाइन तो नज़र आती है हमें बनते हुए, लेकिन क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है, जो लाइन है, वो ओरिजिन से जो है वो पास नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर, या आप अपनी सिंपल इंग्लिश में लिख देंगे कि एज द लाइन हैज़ नॉट पास्ड फ्रॉम द ओरिजिन सो d एंड n द अमाउंट दैट द सेलमैन गेट्स एंड द नंबर ऑफ टायर्स जो उसके हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये बात आप सिंपल इंग्लिश में अपनी लिख सकते हैं। ओके सो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 12। A machine which manufactures ice needs to be run for 10 minutes to warm up before the production of ice begins. एक मशीन है जिसे आप यूज़ करते हो आइस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको 10 मिनट्स पहले आपको चलाना पड़ता है कि वार्म अप हो जाए, उसके बाद आइस की प्रोडक्शन जो है वो शुरू होती है। The mass in tons of ice produced is directly proportional to the number of hours of production। यहाँ आपको वो सारा कॉन्सेप्ट दोबारा उसने बता दिया, और मैं अगेन जो बात मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपके एक्सरसाइज क्योंकि कंप्लीट होने वाली है तो मैं दोबारा ज़रा वो कंक्लूड कर दूँ कि ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड से लिया गया कॉन्सेप्ट है, और रियल वर्ल्ड की इसीलिए अपनी नज़र आपको एप्लीकेशन आती है अपनी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर। तो कहता ये है कि जो मैस आप जो प्रोड्यूस करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने घंटे आपने प्रोडक्शन किया, कितने घंटे आपने उस मशीन को ऑन रखा है। गिवन दैट 20 टन्स ऑफ आइस आर प्रोड्यूस व्हेन द मशीन रन्स फॉर हाफ एन आवर, कि अगर आप आधा घंटा उस मशीन को चलाएं, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स के लिए आप उसको चलाते हैं अगर, तो 20 टन्स ऑफ आइस प्रोड्यूस होती है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि 30 मिनट्स में से 10 मिनट्स तो जो है वो वार्म अप के लिए ले जाएगा, यानी 20 टन्स कितनी देर में प्रोड्यूस हो रही है, 20 मिनट्स के अंदर। अब आपसे अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द मैस ऑफ आइस मैन्युफैक्चर्ड, आपने m फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है व्हेन द मशीन रन्स फॉर 1.75 आवर्स। अब यहाँ देखें जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कि आपको टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कि आपको टाइम डिफरेंट दे दिया गया, यहाँ टाइम दिया गया 10 मिनट्स, यहाँ उसने हाफ एन आवर कह दिया, यहाँ दोबारा वो आवर्स में चला गया। तो यूनिट सब के लिए पहले सेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ही चीज़ में बात करो, चाहे तो वो आवर में चले जाओ चाहे वो चले जाओ मिनट्स में, वो आपके अपने ऊपर है। हम ये करते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा गया आवर्स के अंदर, तो हम इस सारी चीज़ को आवर्स में ही ले जाते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ पहले शुरू करते हैं बात को समझने के लिए कि सबसे पहले तो ये कि आप दो चीज़ें अपने माइंड में रखो जिनके दरमियान रिलेशन बन रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन कौन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मैस को आप कैपिटल एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप इसके लिए एच भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स है, तो इसलिए आप इसको कैपिटल टी लिख लो कि आपके पास ज़्यादा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कि मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज होता है तो साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कांस्टेंट फाइंड कहाँ से किया जाता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको एम और टी पता हो तब आपके पास के आ सकता है। तो वो कब पता है आपको, ये जो आपको बात दी हुई थी कि 20 टन्स आपने प्रोड्यूस करने जब मशीन को आप हाफ एन आवर के लिए रन करोगे। अब पहले तो बात है कि आप टाइम को चेंज कर लो मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको कहा गया था कि 10 मिनट्स आपने वार्म अप किया है, तो 10 मिनट्स का मतलब क्या है, 10/60, ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। अब जब इसको आप और में करोगे चेंज तो 1/6 ऑफ और, मतलब एक और का जो
6 को अगर डिवाइड करें 1/6 ऑफ एन आवर जो है वो मशीन खाली ले जाती है वार्म अप के लिए। लेकिन जो उससे इंपॉर्टेंट बात कि आपने 30 मिनट्स हाफ एन आवर उसको रन किया 30/60, ये ज़रा मैं टाइम की कन्वर्जन पहले कर लूँ कि आपका 0 से कैंसिल हो जाता है, तो जो आपकी अमाउंट बचेगी ये 0 से कैंसिल, यहाँ भी ये 0 से कैंसिल हुआ था, इसीलिए 1/6 आते पता होगा आपको, और ये आपको क्लियर होना भी चाहिए। अगेन जो आपका 3 और 6 की भी कटिंग कर लो, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो 1/2 या 1 जो 3/6 उसको भी आप अगेन लिख सकते हो, बिकॉज आपके डिनोमिनेटर अगर आप सेम रखना चाहो तो 3/6 ऑफ और जो है जो टाइम है वो आपका मशीन जब रन होती है तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास ये 1/2 लिखें या 3/6 आपके अपने ऊपर है, इसलिए दोनों मैंने आपको फॉर्म लिखवा दी थी कि डिनोमिनेटर सेम रखना हो तो 3/6 लिख लो, अदरवाइज कटिंग कर लो। सो ये वो टाइम है जिसके लिए अब आपको याद रखना है कि ये वार्म अप टाइम है 1/6 और 3/6 जो टाइम है आपका ये उसका रनिंग टाइम है। अब इसको हम m और t की वैल्यू को पुट करके k की वैल्यू जरा फाइंड करते हैं। सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था आपका कि m इज इक्वल टू KT, K मीन्स आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कैपिटल T मीन्स आपका टाइम। अब आपके पास m कितना प्रोड्यूस हुआ था 20 टन्स, जबकि आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, वो अननोन ही रहेगा। टाइम यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपने कितनी देर के लिए चलाया था उसको मशीन को 3/6 के लिए, माइनस उसमें से कितना टाइम मशीन ने ले लिया वार्म अप के लिए 1/6, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया था। तो 20 इज इक्वल टू K इंटू 3/6 माइनस 1/6, बड़ा सिंपल है, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप इसको सिंपली 3 - 1 2 कर सकते हो। कटिंग हो जाती है 2 1s are 2 1s are 2 2 3s are 6, कटिंग कर लो। अब आपके साथ k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है कि 20 इज इक्वल टू k इंटू 1/3। अब वो कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन के जो इस तरफ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वहाँ जाके रहती है डिवाइड, लेकिन यहाँ क्योंकि फ्रैक्शन है तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, वहाँ जाके वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो है वो उलट जाती है, यानी 1/3 3/1 बन जाता है। उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। जब भी डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, मतलब यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवीजन में चेंज होगा तो 3/1 इंटू 20 इज इक्वल टू k की वैल्यू आएगी। अब डिनोमिनेटर में जो 1 है वो ऑब्वियसली कोई चीज़ उसमें चेंज नहीं लाता, सो k इज इक्वल टू 60। ये वो k की वैल्यू है जो आपको वो जो कनेक्टिंग इक्वेशन आपने बनानी थी, जो आपको बनानी लाजमी होती है, जिसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी बन गई। क्या बनी कि m इज इक्वल टू 60 इंटू t वेयर t इज द टाइम। अब क्वेश्चन क्या था आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर 1.75 आवर्स अगर आपकी वो मशीन चलती है तो बताएं कितना जो है वो मैस आपका कैलकुलेट होगा, यानी कितनी आपकी टन्स ऑफ आइस प्रोड्यूस होती है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, जस्ट मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ओके, सो यहाँ लाइन लगा दी मैंने, और लाइन लगाने का जस्ट जो पॉइंट है वो यही कि आपको ये क्वेश्चन क्योंकि जो सारा साथ चला है वो सारा कॉन्सेप्ट साथ ही रहे कि आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब मशीन कितनी देर के लिए चलती रहे, दैट इज इक्वल टू 1.75 आवर्स। 1.75 आवर्स का मतलब क्या है कि आपके 1.75 आवर में से कितनी देर के लिए मशीन लेगी वार्म अप होने के लिए, 1/6 ऑफ द टाइम, जो कि पहले हम उसको देख चुके थे। तो सबसे पहले तो आप जब m को फाइंड करने जाते हैं तो m इज इक्वल टू k की वैल्यू जो कि 60 थी, और टाइम, अब आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम क्या है, असल तो ये है कि ठीक है हमने मान लिया कि 1.75 जो है वो और के लिए मशीन चलती रही, लेकिन उसमें से 1/6 जो है वो तो बेसिकली मशीन ले लेगी वार्म अप के लिए, तो आपने प्रोडक्टिव टाइम को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ करते हैं साथ। तो ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए ये है कि हम पहले तो 1/6 को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल के अंदर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं, साथ साथ कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना कि दैट इज़ 0.111667 भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो m इज़ इक्वल टू 60 जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, इनटू 1.75 वो जो मशीन जितनी देर के लिए आपने ऑन की, माइनस जो आप वार्म अप टाइम आता है उसको आप लिख लें 0.167, दैट वुड बी योर वार्म अप टाइम। m इज़ इक्वल टू 60 इंटू 1 - 75 माइनस 0.67, आप यहाँ देख सकते हैं 1.75 और जो कि आपका टाइम था, उसमें से आपने जो आपका वार्म अप टाइम है 0.167 उसे माइनस किया, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1.583। 60 इंटू 1.583 ये आपका वो टाइम है जो प्रोडक्टिव है। तो मैस क्या प्रोड्यूस होगा, वो जस्ट इसे मल्टीप्लाई बाय 60 करने से आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 94.98, जो कि राउंड अबाउट आपका 95 बनता है। तो उसे आप लिख सकते हो m इज़ इक्वल टू 95, और m क्या था आपका
टन्स की फॉर्म में वो आइस थी जो आपने प्रोड्यूस की। सो ये वो आंसर है जो आपको चाहिए था। पूरा क्वेश्चन आपने बिल्ड किया जिसमें प्रोडक्टिव टाइम भी था, वेस्ट ऑफ टाइम भी था। सो यहाँ आके एक्सरसाइज 1A आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने ये जो क्वेश्चंस लास्ट में बिल्कुल बेसिकली देखे हैं जिसमें ग्राफ था और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन की बात थी, वो जो एक्सरसाइज 1A का जो पार्ट 1 की वीडियो है उसके स्टार्टिंग में ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, कैसे उसमें ग्राफ ड्रॉ होते हैं। सो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आई होप के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज के आपको। अगर स्टिल आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इसमें दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मिसिंग है इसमें से। और उसके अलावा कोई चीज़ अगर ऐसी हो तो वो भी आप जो क्वेश्चन के अलावा भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ देन एंड अल्लाह हाफिज़।